सीताराम जी टांडी, गोपाल जी शर्मा पधार चुके हैं। आपका स्वागत, अभिनंदन। आरोग्य योग केंद्र, राजस्थान पत्रिका, नेहरू युवा केंद्र नागौर, मारवाड़ी युवा मंच और पतंजलि नागौर के संयुक्त तत्वावधान में योग भारत की देन है और आज पूरे विश्व में पूरा विश्व जो है योग की ओर चल रहा है। पूरे विश्व में योग को अपनाया जा रहा है। पद्मश्री सीताराम जी बाम्बू पधार रहे हैं थोड़ी देर में। मोहन राम जी भाई साहब, एमएलए साहब भी पधार जी के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर आज के इस कार्यक्रम का विधिवत प्रारंभ होने जा रहा है। हाँ देखो, जोरदार तालियां एक बार। हाँ, योगाचार्य श्री महेंद्र सोनी जी, श्री केसरी नंदन सोनी जी और सुश्री साक्षी जी, आप तीनों का शंभो मनांसि जानताम् शंभो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। संजानाना उपासते। इस प्रार्थना का अर्थ है हम सब मिलकर चलें, एक स्वर में मिलकर बोलें और सभी मनुष्य ज्ञानी बने और अपने पूर्वजों की भांति हम भी अपने कर्तव्य तो गर्दन को पीछे ले जाते हैं तो कई बार चक्कर आने की संभावना रहती है, तो ध्यान में रखें, बैठ जाएं। तो लीजिए आज का ये योग। सिर को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं। ठुड्डी को वक्ष पर स्पर्श कराने की कोशिश करें। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को जितना पीछे ले जा सकते हैं पीछे की ओर ले जाएं। इस प्रकार ग्रीवाचालन का ये एक चक्र पूर्ण होता है। दूसरा जो चरण है, श्वास को अंदर ग्रहण करते हुए सिर को सामान्य स्थिति में पूर्व की भांति लाएं। इसी प्रकार श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ झुकाएं। श्वास को अंदर खींचें और सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। इस प्रकार ये दूसरा चरण जो है, इसका एक बार आप सिर को सामान्य स्थिति में लाएं और फिर श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ झुकाएं, दाईं साइड में। श्वास को अंदर खींचें और सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। इस प्रकार ये दूसरा चरण ग्रीवाचालन का संपन्न होता है। सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। इसी प्रकार श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को बाईं ओर घुमाएं। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। इसका पुनः दोहरान करेंगे। सिर को सीधा रखें। श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को आराम से दाईं ओर घुमाएं।
ठुड्डी और कंधे एक बराबर में हो। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। इसी प्रकार श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को बाईं ओर घुमाएं। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। ये जो है तीसरा चरण इसका संपन्न हुआ। में घुमाएं तथा वापस लाते समय श्वास को बाहर छोड़ें। इस प्रकार ग्रीवा एक बार पूरी तरह से घुमाएं गर्दन को। उसके बाद में ग्रीवा को घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएं। श्वास को अंदर लेते हुए ग्रीवा को पीछे की ओर ले जाएं और श्वास को छोड़ते समय वापस ले आएं। ये एक चक्र चतुर्थ चरण पूरा होता है। जब हाथ को सिर से ऊपर ले जाएं तो ध्यान रखें कि वे सिर से स्पर्श न करें। इसी तरह जब हाथों को नीचे लेकर आएं तो जांघों को वे स्पर्श न करें। उंगलियों को मिलाते हुए दोनों हथेलियों को पूरी तरह खोल लें। पुनः एक बार हुए दोनों हथेलियों को पूरी तरह खोल लें। अगला चरण द्वितीय स्कंद चालन। हमारे बीच में एमएलए साहब मोहन राम जी चौधरी साहब पधार चुके हैं। आपका स्वागत, अभिनंदन। मेरा निवेदन रहेगा मोहन जी भाई साहब से, आप पधारें अग्रिम पंक्ति में। विधायक महोदय नागौर श्री मोहन राम जी चौधरी अग्रिम पंक्ति में स्वागत, अभिनंदन। सीताराम जी के पास आगे पधारे। हम स्कंद संचालन की प्रक्रिया दोहरा रहे हैं। आप सब सीधे खड़े हो जाएं। बाएं हाथ की अंगुलियों को बाएं कंधे पर रखें और उसी तरह दाएं हाथ की अंगुलियों को दाएं कंधे पर रखें। दोनों कोहनियों को पूरी तरह चक्राकार घुमाएं। आगे की ओर कोहनियों को घुमाते हुए वक्ष स्थल से सामने स्पर्श कराने की कोशिश करें और जब कोहनियों को विपरीत क्रम में घुमाएं तो उन्हें कानों से स्पर्श कराएं। विपरीत दिशाओं में भुजाओं को खींचकर घुमाएं और कोशिश करें कि इस दौरान भुजाएं शरीर को स्पर्श करें। इस क्रिया को दाएं से बाएं घड़ी की सुई की दिशा में 5 बार दोहराएं। इसी क्रिया को बाएं से दाएं घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 5 बार दोहराएं। इसके जो लाभ हैं, इस क्रिया के अभ्यास से हड्डियां, मांसपेशियां और स्कंद क्षेत्र की तंत्रिकाएं स्वस्थ रहती है। ये योगासन गर्दन की रीढ़ की हड्डी की अपकर्षक बीमारी को दूर करता है और स्कंद संचालन में आने वाली रुकावटों से छुटकारा दिलाता है। स्कंद संचालन के बाद अगले क्रम में है कटी चालन। ये भी सम स्थिति। श्वास को बाहर छोड़ते समय शरीर को बाईं ओर घुमाएं जिससे कि दाईं हथेली बाएं कंधे को छुए। श्वास को अंदर लेते हुए पूर्व स्थिति में आए। श्वास को बाहर छोड़ते समय शरीर को दाईं ओर घुमाएं जिससे कि बाईं हथेली दाएं कंधे को छुए। श्वास को अंदर लेते हुए पूर्व स्थिति में वापस आ जाए। इस तरह एक चक्र जो है इसका पूर्ण होता है। इसका दोहरान करेंगे। दोनों पैरों के बीच में 2 से 3 फीट दूरी रखेंगे। वे पूर्व स्थिति में आए। श्वास को बाहर छोड़ते समय शरीर को दाईं ओर घुमाएं जिससे बाईं हथेली दाएं कंधे को छुए। श्वास को अंदर लेते हुए पूर्व स्थिति में वापस आए। इस प्रकार कटी चालन का ये अभ्यास पूर्ण होता है। घुटना संचालन। घुटना संचालन में ध्यान रखना है अपने को कि घुटनों और कूल्हों के जोड़ों को सुदृढ़ बनाने के लिए है ये, और ऑर्थराइटिस का गंभीर दर्द होने पर इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए। अभ्यास विधि है। श्वास को शरीर के अंदर ग्रहण करते हुए अपनी भुजाओं को कंधे के स्तर तक लाएं तथा हथेलियों को नीचे की ओर रखें। श्वास छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ें और अपने शरीर को बैठने की स्थिति में लाएं।
अभ्यास की अंतिम स्थिति में दोनों भुजाएं और जांघें जमीन की तरफ समानांतर स्थिति में होनी चाहिए। श्वास को शरीर के अंदर ग्रहण करते हुए शरीर को सीधा रखें। हाथों को वापस नीचे लाते समय श्वास को शरीर के बाहर छोड़ना चाहिए। इसका एक बार दोहरान करेंगे। श्वास को शरीर के अंदर ग्रहण करते हुए अपनी भुजाओं को कंधे के स्तर तक लाएं और हथेलियों को नीचे की ओर रखें। श्वास छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ें और अपने शरीर को बैठने की स्थिति में लाएं। अभ्यास की अगली स्थिति में दोनों भुजाएं और जांघें जमीन की तरफ समानांतर स्थिति में हो। श्वास को शरीर के अंदर ग्रहण करते हुए शरीर को सीधा रखें। हाथों को 1 इंच की दूरी रखें। दोनों हाथों की अंगुलियों को आपस में एक दूसरे से मिलाएं और हथेलियों को बाहर की ओर रखते हुए श्वास को शरीर के अंदर ग्रहण करें। भुजाओं को ऊपर की ओर करके कंधों को एक सीध में लाएं। पैर की एड़ियां को पृथ्वी से ऊपर उठाएं और पैर की उंगलियों पर अपना संतुलन बनाएं। इस स्थिति में 10-15 सेकंड रुकें। पैर की एड़ियों को पृथ्वी के ऊपर से उठाएं और पैर की अंगुलियों पर अपना संतुलन बनाएं। 10-15 सेकंड रुकें। श्वास को शरीर से बाहर छोड़ते हुए एड़ियों को वापस जमीन पर रखें। हाथ की अंगुलियों को अलग करते हुए भुजाओं को शरीर के समानांतर लाएं और इसके बाद प्रारंभिक स्थिति में वापस आएं। इस आसन के लाभ जो है का अभ्यास करते समय सर्वप्रथम दोनों पैरों को एक दूसरे से 2 इंच की दूरी पर रखकर खड़े हो जाएं। आंखों के सामने किसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए दाएं पैर को मोड़कर उसके पंजे को बाएं पैर की दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाकर दोनों हथेलियों को जोड़ें। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रुकें। इस दौरान सामान्य रूप से श्वास लेते रहें। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए हाथों एवं पैर को मूल अवस्था में वापस लेकर आए। शरीर को शिथिल करते हुए इस आसन का किसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए अब पैर जो है वो आप बदल लेंगे। दाएं की जगह बाएं पैर को मोड़कर उसके पंजे को दाएं पैर की अंगुली अंदरूनी जांघ पर रखें। एड़ी मूलाधार से मिली होनी चाहिए। श्वास को शरीर के अंदर लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाकर दोनों हथेलियों को जोड़ें। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए हाथों एवं पैर को मूल अवस्था में वापस लेकर आएं। शरीर को शिथिल करते हुए इस आसन का पुनः अभ्यास करें। इसके लाभ जो है वे हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। कटी भाग से शरीर को ऊपर की ओर ले जाएं कमर से। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए सामने की ओर झुकें जब तक कि शरीर पृथ्वी के समानांतर न आ जाए। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए इस प्रकार झुकते रहना चाहिए कि हथेलियां पृथ्वी का स्पर्श करने लगे। इस शारीरिक स्थिति में 10 से 30 सेकंड रुक सकते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार ही झुकें। श्वास को शरीर के अंदर खींचते हुए धीरे धीरे हाथों को सिर के ऊपर तक खींचकर रखना है। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे विपरीत क्रम में प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाएं। ताड़ासन में शिथिल अवस्था में रहना चाहिए और कुछ समय तक आराम करना चाहिए। इसके लाभ जो है मेरुदंड को लचीला बनाता है, जठराग्नि प्रदीप्त करता है, कब्ज और मासिक धर्म से संबंधित समस्याओं से बचाता है। को पीछे की ओर से मोड़ें। सभी अंगुलियां ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी स्थिति में हो। सिर को पीछे की ओर झुकाते हुए ग्रीवा की मांसपेशियों को खींचना है। श्वास लेते हुए कटी भाग से पीछे की ओर झुकना है। श्वास को बाहर छोड़ते हुए शिथिल होना है। इस स्थिति में 10-20 सेकंड रुक सकते हैं। फिर सामान्य रूप से श्वास लेते रहें। इसमें श्वास को अंदर खींचते हुए धीरे धीरे प्रारंभिक अवस्था में लौटें। अर्धचक्रासन में मेरुदंड लचीला बनता है। इसका लाभ है मेरुदंड से संबंधित नाड़ियां मजबूत बनती। लेते हुए कटी भाग से पीछे की ओर झुकना है। श्वास बाहर छोड़ते समय शिथिल होना है।
श्वास को अंदर खींचते हुए धीरे धीरे प्रारंभिक अवस्था में लौटें। आगे है त्रिकोण आसन। सांस शरीर से बाहर छोड़ता हुआ धीरे धीरे जीवन तरफ झुकना है। ये पछे जीवनो हाथ जीवन पैर के ठीक पीछे की ओर रखना है। बाएं हाथ को सीधे ऊपर की ओर रखते हुए दाएं हाथ को सीध में लाना चाहिए। तत्पश्चात बाईं हथेली को आगे की ओर लाना है। सिर को घुमाते हुए बाएं हाथ के बीच वाली अंगुली को देखना चाहिए। सामान्य श्वास लेते हुए 10-20 सेकंड रुक सकते हैं। श्वास को शरीर के अंदर लेते हुए प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाएं। पैर के तलवों से संबंधित विसंगतियों से ये बचाता है। पिंडिका, जांघों और कटी भाग की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। मेरुदंड। उन्हें दूसरी तरफ से लेफ्ट साइड से अभ्यास दोहराएं। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे बाईं तरफ झुकें। झुकने के बाद बायां हाथ बाएं पैर के ठीक पीछे की ओर रखें, की ओर लाना है। सिर को घुमाते हुए दाएं हाथ की बीच वाली अंगुली को देखना चाहिए। 10-20 सेकंड रुकें। श्वास को शरीर के अंदर लेते हुए प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाएं। इस प्रकार इसका ये चक्र जो है पूरा होता है। ये स्थिति दंडासन है। अब दोनों पैरों के तलवों को पास पास ले जाएं। श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों की अंगुलियों को हाथों से पकड़कर ढक दें। एड़ियों को मूलाधार के जितना नजदीक हो सके ले जाएं। यदि पैरों की एड़ियां जांघों को नहीं छुपा रही है या पृथ्वी से नहीं लगी हुई है तो सहारे के लिए घुटनों के नीचे एक मुलायम कुशन रख सकते हैं। इस अवस्था में कुछ समय तक रुकें। ये हुआ भद्रासन। इसके लाभ जो है, शरीर को दृढ़ रखता है, मस्तिष्क को स्थिरता प्रदान करता है, घुटनों के जोड़ों को स्वस्थ रखता है, घुटनों का दर्द कम करने में मदद करता है, महिलाओं के मासिक धर्म संबंधित परेशानी से छुटकारा दिलाता है, पेट दर्द से। आगे है वज्रासन। वज्रासन या वीरासन, इसमें ध्यान मुद्रा में किया जाना चाहिए। इसको जब आप ध्यान मुद्रा में इस आसन का अभ्यास करें तब अंतिम को दाहिने घुटने पर रखें, मेरुदंड को सीधा रखें और सामने की ओर देखते हुए आंखें बंद रखें। पूर्ववत स्थिति में आने के लिए दाहिनी ओर थोड़ा सा झुककर अपने बाएं पैर को निकालें और उसे सीधा करें। इसी तरह अपने दाहिने पैर को निकालकर उसे सीधा करें। यह आसन, इससे जो लाभ है, जांघ और पिंडली की मांसपेशियां मजबूत होती है, पाचन शक्ति बढ़ाने में सहायक होता है, मेरुदंड को सुदृढ़ता प्रदान करता है। अगला है अर्ध उष्ट्रासन। उष्ट का अर्थ ऊंट होता है, तो उसकी स्थिति है ये। इसमें जो सावधानियां है वो है हर्निया और उदर संबंधित गंभीर व्याधि अगर हो, आर्थराइटिस, चक्कर आना, स्त्रियों के लिए गर्भावस्था के समय इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। सर्वप्रथम विश्राम आसन में बैठ जाएं। अब दंडासन की स्थिति में आ जाएं। पैरों को मोड़ते हुए एड़ियों पर बैठ जाएं। जांघों को सटाकर रखें एवं अंगूठे एक दूसरे से सटे हो। हाथों को घुटनों पर रखें। सिर एवं पीठ को बिना झुकाए सीधा रखें। घुटनों पर खड़े हो जाएं। हाथों को कमर पर इस प्रकार रखें कि अंगुलियां जमीन की ओर हो। कोहनियां एवं कंधों को समानांतर रखें। अब सिर को पीछे की तरफ झुकाते हुए ग्रीवा की मांसपेशियों को खींचें। श्वास अंदर खींचें एवं धड़ को जितना संभव हो सके झुकाएं। श्वास बाहर छोड़ते हुए शिथिल हों। पुनः जांघों को जमीन से लंबवत रखें। सामान्य रूप से श्वास लेते हुए 10-20 सेकंड 30 सेकंड रुक सकते हैं। श्वास अंदर खींचते हुए सामान्य मुद्रा में वापस लौटते हुए वज्रासन में बैठ जाएं। पुनः विश्राम आसन में शिथिल हों। इसके जो लाभ है,
पीठ और गर्दन की मांसपेशियां मजबूत होती है। कब्ज और पीठ दर्द से मुक्ति मिलती है। सिर और हृदय क्षेत्र में रक्त संचार बढ़ाता है। हृदय रोगियों के लिए अत्यंत लाभदायक है, लेकिन सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। उष्ट्रासन, इसका अगला चरण जो दूसरा है, उसमें सावधानी यही है कि उच्च रक्तचाप, हृदय रोगी, हर्निया के मरीजों को यह आसन नहीं करना है। शारीरिक स्थिति ऊंट के समान होगी। इसमें भी घुटनों को जमीन पर टिकाते हुए अपने दोनों पैरों के जांघ और पंजों को आपस में मिला लीजिए। पंजों को बाहर की तरफ रखते हुए जमीन पर फैला दीजिए। घुटनों और पंजों के बीच 1 फुट की दूरी रखते हुए घुटनों के बल खड़े हो जाएं। श्वास लेते हुए पीछे की ओर झुके। इस बात का ध्यान रखें कि पीछे झुकते समय गर्दन को झटका न लगे। आराम से पीछे की ओर झुकें और धीरे धीरे दाहिने हाथ से दाहिनी एड़ी और बाएं हाथ से बाईं एड़ी को पकड़ने का प्रयास करें। अंतिम स्थिति में जांघ को जमीन पर ऊर्ध्वाधर रखते हुए सिर को हल्का सा पीछे की ओर खींचकर रखें। यथासंभव पूरे शरीर का भार अपनी भुजाओं और पैरों पर होना चाहिए। इसका अभ्यास सर्वांगासन के बाद ठुड्डी को जमीन पर रखें। दोनों भुजाओं को समानांतर रखें। सामने की ओर देखें और इस स्थिति को बनाए रखें। श्वास को अंदर खींचते हुए पीछे की ओर आ जाए। श्वास को बाहर छोड़ते हुए वज्रासन। संस्कृत में मकर शब्द का अर्थ मगर या घड़ियाल है। इस आसन में शरीर की स्थिति मगर की आकृति के समान होती है। अधोमुख लेटकर शिथिल स्थिति है ये। इसमें सावधानी है, निम्न रक्तचाप, हृदय संबंधित समस्याओं से ग्रसित व्यक्तियों और गर्भावस्था में इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। सर्वप्रथम उदर के बल लेटें। पैरों को एक दूसरे से दूर फैलाकर पंजों को बाहर की ओर रखें। दोनों हाथों को मोड़ते हुए बाएं हाथ पर दायां हाथ रखें। उसके बाद ललाट को अपने हाथों पर रखें। आंखें धीरे धीरे बंद करें। यह स्थिति मकरासन कहलाती है। इसी प्रकार के आसनों के पश्चात शिथिलीकरण के लिए इस आसन का अभ्यास किया जाता है। इसमें लाभ जो है वो कटी प्रदेश के निचले भाग के लिए लाभदायक है। पीठ संबंधित समस्याओं को दूर करने में उपयोगी है। अस्थि संबंधित व्याधियों को दूर करने में उपयोगी है। तनाव और चिंता से संबंधित समस्याओं के नियंत्रण में ये सहायक है। अगला है भुजंग आसन। भुजंग का अर्थ सांप होता है, सर्प व नाग। इसमें जो सावधानी है, पैरों को उतना ही तान कर रखें कि कटी क्षेत्र के मेरुदंड में कोई भार या तनाव न हो। जिन लोगों को उदर संबंधी सर्जरी हुई है उन्हें 2-3 महीने तक यह आसन नहीं करना है। हर्निया और अल्सर से पीड़ित हो उन्हें भी यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। सर्वप्रथम पेट के बल लेटे हुए हैं आप और अपने दोनों हाथों पर सिर टिकाते हुए शरीर को शिथिल रखें। अब अपने दोनों पैरों को आपस में मिला लें। हाथों को खींचकर रखते हुए ललाट को जमीन पर टिका रहने दें। अब हाथों को शरीर के ठीक बगल में ऐसा रखें कि हथेलियां और कोहनियां जमीन पर टिकी रहें। धीरे धीरे श्वास अंदर खींचते हुए ठुड्डी और नाभि क्षेत्र तक शरीर को ऊपर उठाएं। कुछ समय तक इस स्थिति में रह सकते हैं। इस अभ्यास को सरल भुजंगासन कहते हैं। पुनः वापस लौटते हुए ललाट को जमीन पर टिकाएं। हथेलियों को वक्ष के बगल में रखें और कोहनियां ऊपर की ओर उठी हुई होनी चाहिए। धीरे धीरे श्वास को भीतर खींचते हुए ठुड्डी एवं नाभि क्षेत्र तक के शरीर को ऊपर उठाए रखें। अगला है, इसमें लाभ जो है वो तनाव प्रबंधन के लिए आसन सर्वश्रेष्ठ है। उदर के लिए अतिरिक्त वसा को घटाता है, कब्जी दूर करता है, पीठ दर्द और श्वास नली से संबंधित समस्याओं को दूर करता है। शलभ आसन। शलभ शब्द का अर्थ टिड्डी होता है, पर सावधानी पूर्वक करना है। उच्च रक्तचाप, पेप्टिक अल्सर और हर्निया रोग से पीड़ित व्यक्ति को यह अभ्यास नहीं करना है। सर्वप्रथम मकरासन की स्थिति में लेट जाए। ठुड्डी को पृथ्वी पर टिकाकर दोनों हाथों को शरीर के बगल में रख लें। ध्यान रहे कि हथेलियां ऊपर की ओर होनी चाहिए। श्वास अंदर खींचें। घुटनों को मोड़े बिना पैरों को जमीन से जितना हो सके ऊपर उठाएं। हाथों को इस तरह से बढ़ाएं कि शरीर जमीन से आसानी से ऊपर उठ सके। इस स्थिति में 10 से 20 सेकंड तक रहें।
और सामान्य रूप से श्वास लेते रहें। श्वास को बाहर छोड़ते हुए पैरों को जमीन पर वापस ले आएं। कुछ समय के लिए मकरासन की स्थिति में लेटे रहें। इसके जो लाभ है, साइटिका और पीठ के निचले हिस्से के पीड़ा निवारण में ये सहायता प्रदान करता है, उदर के अंगों को लाभ पहुंचाता है, पाचन में सहायता करता है। आगे है सेतु बंधासन। इस दौरान सामान्य श्वास लेते रहना चाहिए। श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे मूल अवस्था में वापस आ जाएं और शवासन में लेटकर शरीर को शिथिल छोड़ दें। अवसाद और चिंता से मुक्त करता है ये आसन। कमर के निचले हिस्से की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, उदर के अंगों में कसावट लाता है, पाचन क्षमता बढ़ाता है और कब्ज से छुटकारा दिलाता है। उत्तान पाद आसन। उत्तान का अर्थ ऊपर की ओर उठा हुआ, ऊर्ध्व दिशा, और पाद का अर्थ पैर है। इस आसन में उत्तान चित्त को लेटकर पैरों को ऊपर उठाया जाता है, इसी कारण इस आसन का नामकरण उत्तान पाद हुआ। इसमें सावधानियां ये है कि गहरे तनाव से पीड़ित मरीज बिना श्वास रोके बारी बारी से अपने पैरों का उपयोग करते हुए इस आसन का अभ्यास करेंगे। अभ्यास विधि में जमीन पर आराम से लेटे रहें, पैरों की स्थिति सीधी हो और हाथों को बगल में रखें। श्वास लेते हुए घुटनों को बिना मोड़े धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को ऊपर की ओर उठाएं और 30 डिग्री का कोण बनाएं। सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस अवस्था में कुछ देर ठहरें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को नीचे की ओर लाएं और जमीन पर रखें। इसका जो लाभ है, नाभि केंद्र में संतुलन स्थापित की अर्ध आकृति जैसी होती है, इसी कारण इसका नाम हल आसन है। इसमें जो सावधानी है वो पीठ के निचले हिस्से के दर्द से पीड़ित व्यक्तियों को दोनों पैरों की सहायता से इस आसन को नहीं करना चाहिए। उदर में जख्म होने, हर्निया आदि से पीड़ित व्यक्तियों को यह आसन नहीं करना है। उत्तान अवस्था में बैठ जाएं। दोनों हाथ जांघों के बगल में रखें और हथेली 90 डिग्री पर लाकर रोक दें। यह हलासन की उचित मुद्रा है। इस अवस्था में नितंब से कंधे की स्थिति खींची हुई रहेगी। इस अवस्था में तब तक रहें जब तक रह सकते हैं आप। अपने पैरों को 90 डिग्री की स्थिति में धीरे धीरे वापस जमीन पर लाएं। ध्यान रहे वापसी की स्थिति में शरीर जमीन से ऊपर न उठे। इसका लाभ जो है बदहजमी और कब्जियत। श्वास बाहर छोड़ते हुए सिर को तब तक ऊपर उठाएं जब तक कि ठुड्डी घुटनों से नहीं लग जाए। कुछ समय तक इस स्थिति में रुकें। सिर को वापस जमीन पर ले आएं। श्वास बाहर छोड़ते समय पैरों को जमीन पर ले आएं। अभ्यास के अंत में शवासन में आराम करें। गहरी सांस अंदर खींचते हुए वक्ष को फुलाएं। उदर की मांसपेशियों को दबाव पूर्वक अंदर बाहर करते हुए श्वास छोड़ें और ग्रहण करें। सक्रियता पूर्वक श्वास बाहर छोड़ना एवं निष्क्रियता पूर्वक श्वास उच्छ्वास करना चाहिए। कम से कम तीव्र श्वास के 30 चक्र पूरे करने। इसके बाद गहरी श्वास अंदर लेते हुए धीरे धीरे बाहर छोड़ें। इस तरह कपालभाति का एक चक्र पूरा होता है। श्वसन क्रिया उदर की चक्र तक अभ्यास कर सकते हैं। प्रत्येक चक्र में 20 श्वासोच्छ्वास संख्या होनी चाहिए। धीरे धीरे यह अभ्यास बढ़ाया जा सकता है। इसके लाभ जो है, कपालभाति कपाल को शुद्ध करता है, कफ विकारों को समाप्त करता है, जुकाम, साइनोसाइटिस, अस्थमा और श्वास नली संबंधित संक्रमणों में लाभदायक है। पूरे शरीर का कायाकल्प करता है, सुकोमल और दीप्तिमान बनाए रखता है, तंत्रिका तंत्र को संतुलित और शक्तिशाली बनाता है। आगे हम लेंगे प्राणायाम।
प्राणायाम की मुख्य विशेषता ये है कि बाईं नासिका से अंगूठा हटाकर वहां से श्वास बाहर छोड़ें, दाईं नासिका से। तत्पश्चात एक बार दाईं नासिका से श्वास ग्रहण करना चाहिए। इस दौरान दाईं नासिका को बंद करें, बाईं नासिका खोलें और इसके द्वारा श्वास बाहर छोड़ दें। यह प्रक्रिया नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक चक्र है। ये पूरी प्रक्रिया 5 बार दोहराई जानी चाहिए। इसमें श्वसन क्रिया मंद, समान और नियंत्रित होनी चाहिए। किसी प्रकार का दबाव या अवरोध नहीं होना चाहिए। इसमें जो लाभ है, इसमें प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य जो है वो शरीर में ऊर्जा वहन करने वाले मुख्य स्रोतों का शुद्धिकरण करना है। यह अभ्यास पूरे शरीर को पोषण करता है, मन में निश्चलता लाता है। सांस को रोक कर रखें, जालंधरबद्ध मुद्रा से वापस आएं और नासिका रंध्रों से धीरे धीरे श्वास छोड़ें। इसके जो लाभ है, रक्त को शुद्ध करता है, शरीर में शीतलता प्रदान करता है, उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से लाभदायक है, भूख और प्यास का शमन करता है, कफ और पित्त के कारण होने वाले अपच और अन्य व्याधियों को दूर करता है, पुरानी बदहजमी और तिल्ली रोग से छुटकारा दिलाता है, त्वचा और नेत्र के लिए भी ये लाभदायक है। आगे है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी शब्द का अर्थ भ्रमर से लिया जाता है। प्राणायाम का एक चक्र पूर्ण होता है। नासिका के द्वारा लंबा गहरा श्वास खींचे, अंगूठों से कर्ण छिद्र बंद कर लें, तर्जनी अंगुली से आंखों को बंद करें और नासिका रंध्रों को मध्यमा अंगुली से बंद करें। इसे क्षणमुखी मुद्रा भी कहते हैं। धीरे धीरे नियंत्रित रूप से श्वास को बाहर छोड़ते समय भौरे जैसी आवाज निकालें। इस प्रकार ये ब्राह्मणी प्राणायाम का इसके लाभ तनाव से मुक्त करता है, चिंता, क्रोध और अति सक्रियता को घटाता है। भौरे जैसी आवाज का प्रतिध्वनिक प्रभाव मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र पर लाभकारी प्रभाव डालता है। ये शांति कारक है, तनाव संबंधी विकारों को दूर करने में लाभकारी होता है, एकाग्रता और ध्यान की आरंभिक अवस्था में उपयोगी है। भ्रामरी प्राणायाम के बाद में हम आते हैं ध्यान पर। को स्पर्श करती हूँ। ऊपर की ओर खुली हुई हथेली को घुटनों पर रखें, हाथों और कंधों को ढीला और शिथिल कर दें। आंखें बंद करके मुख को थोड़ा ऊपर की ओर उठाकर बैठ जाएं। मुख को थोड़ा सा ऊपर की दिशा में उठाकर एकाग्रचित्त मुद्रा में बैठ जाएं। बिना किसी विशेष ध्यान केंद्रित किए केवल अपनी भौहों के बीच हल्का सा ध्यान केंद्रित करें और अपनी आती जाती श्वासों को महसूस करें। पूर्व विचारों को छोड़ने का प्रयास करें। पवित्र और निर्मल विचार मन में लाने का प्रयास करें। इस स्थिति में ध्यान लगाकर कुछ समय तक बैठे रहें। ध्यान की आरंभिक अवस्था मन को प्रसन्नचित्त करने वाली होती है। इसके जो लाभ है, ध्यान योगाभ्यास का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। यह अभ्यासकर्ता को नकारात्मक भावनाओं से दूर रखता है, भय, क्रोध, अवसाद, चिंता दूर करता है और सकारात्मक भावनाएं विकसित करने में सहायता करता है। मस्तिष्क को शांत और निश्चल रखता है। एकाग्रता, स्मृति, विचारों की स्पष्टता और मनोबल को बढ़ाता है। पूरे शरीर और मस्तिष्क को पर्याप्त आराम देते हुए तरोताजा करता है। ध्यान आत्म अनुभूति की ओर ले जाता है।
हमारा आत्म विकास समाया है। मैं खुद के प्रति, कुटुंब के प्रति, काम, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए बद्ध हूँ। मैं आप सब संकल्प लेंगे। मैं संकल्प लेता हूँ कि सर्वदा अपनी सोच में संतुलन बनाए रखूँगा। संकल्प साथ में दोहरा लें। मैं संकल्प लेता हूँ कि सर्वदा अपनी सोच में संतुलन बनाए रखूँगा। कि सर्वदा अपनी सोच में संतुलन बनाए रखूंगा। ऐसी मनस्थिति मेरे उच्चतम आत्मविकास ऐसी मनस्थिति मेरे उच्चतम आत्मविकास की असीम संभावनाएं प्रदान करती है। मैं अपने कर्तव्य निर्वाह के प्रति, कुटुंब और कार्य के प्रति तथा समाज व समूचे विश्व में शांति, स्वास्थ्य और सौहार्द के प्रसार के लिए कृत संकल्प हूँ। अब शांति पाठ करेंगे। महेंद्र जी भाई साहब के साथ शांति पाठ दोहराएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। राजस्थान पत्रिका, नेहरू युवा केंद्र, मारवाड़ी युवा मंच और पतंजलि नागौर के संयुक्त तत्वावधान में आज का ये योग कार्यक्रम, योग दिवस के पहले दिन वातावरण निर्माण योग कार्यक्रम करो योग रहो निरोग हम संपन्न करने जा रहे हैं। मेरा निवेदन रहेगा हमारे जो अतिथि पधारे उनके सम्मान के लिए पूज्य संत जानकीदास जी महाराज का जोरदार तालियां सम्मान में। महाराज साहब पधारिया, टाइम दियो पूरो। विधायक व्यस्त शेड्यूल में टाइम निकालियो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तालियां बजाता रहो। पद्मश्री हिमताराम नागौरी धरतीरा लाल पद्मश्री से सम्मानित श्रद्धेय हिमताराम जी भाई साहब पधारिया। जोरदार तालियां। भंवर राम जी सियाग, भंवर राम जी जिला खेल अधिकारी, आपरे स्वागत वास्ते हर्षुल पटेल। जोरदार तालियां। पतंजलि योग पीठ रा महेंद्र जी सोनी रे स्वागत वास्ते हर्ष सोनी। हाँ, तालियां बजाओ सा आपरे सानिध्य में आज। आपका स्वागत नेहरू युवा केंद्र की तरफ भूमि कोड करे और एक जोरदार तालियां बहन साक्षी सोनी के वास्ते। गोपाल जी शर्मा अर्पण कर स्वागत। बैठे हुए मंचाधीश सांसद जी, एमएलए साहब, हापूराम जी, वो ब्लू वाले हमारे भाई साहब जान पहचान वाले, आप सबको सादर प्रणाम। मैं यहाँ प्रतिदिन सुबह 5 बजे आते हैं हम लोग, करीब 40-50-60 संख्या में करीब रेगुलर जो आते हैं वो पूरा पक्का यहाँ पे योग अभ्यास और घूमने का प्रोग्राम रखते हैं। यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है। एमएलए साहब द्वारा यहाँ पे एक हैंडपंप का पहले आह्वान किया था हमने, तो उनका स्वीकार करके वो भी चालू कर दिया, वो मीठे पानी का है। यहाँ प्रतिदिन पक्षियों को और अपने अंदर कछुए, मछली और तरह तरह के जानवर हैं जो जिनके लिए प्रतिदिन लोग अपने घरों से सुबह सामान लेके, अपने धान लेके सब आगे चुगारा करते हैं। किसी तरह की अव्यवस्था यहाँ पे नहीं है। हम लोग ये चाहते हैं कि शाम के वक्त यहाँ पे एक गार्ड की व्यवस्था कर दी जाए ताकि असामाजिक तत्व
का आवागमन शाम के वक्त रहता है, सुबह तो हम लोग संभाल लेते हैं। तो हम एमएलए साहब से गुजारिश करते हैं कि शाम के वक्त एक गार्ड की व्यवस्था जरूर, महिला गार्ड की भी कराएं और जेंट्स गार्ड की भी कराएं, ताकि ये जो सुंदर अपने शहर के बीच का जो प्रांगण है वो अति उत्तम हो जाए। ये सोनी जी हमारे भाई साहब जो अभी प्राणायाम करवाए ऊपर, हम लोगों को इनका आइडिया नहीं था, बट इन्होंने इतना सुंदर तरीके से इतनी अच्छी पब्लिक इकट्ठी करके जो प्रोग्राम बनाया है, उनको मैं आपको सबको धन्यवाद देता हूँ। नेहरू युवा केंद्र, मारवाड़ी युवा मंच, आरोग्य केंद्र, राजस्थान पत्रिका को हार्दिक धन्यवाद, जिसने इतना बड़ा प्रोग्राम देके, और जो आज का अपना वृक्षारोपण का भी प्रोग्राम रख लेते, हम लोगों को आइडिया नहीं था। अगली बार कोई प्रोग्राम बनेगा तो आप सबको आमंत्रित जरूर करेंगे। एक मेरी गुजारिश और है कि यहाँ जो भगत सागर के अंदर जो पानी है वो बार बार निकासी करने से जो मछलियाँ और कछुए हैं वो बेचारे मर जाएंगे। उसको कम से कम पानी में उतना तो पानी रखिए ताकि उनका बचाव हो सके। तो वो क्या है कि जब पानी निकालते हैं तो उनको आइडिया नहीं होता कि थोड़ा बहुत पानी तो रखा जाए। इनको इतना खाली कर दिया जाता है कि ये कभी जानवर जीव जंतु है, हम लोग जैन आदमी हैं, तो थोड़ा इनका व्यवस्था है तो सुचारू रूप से आप थोड़ी करवाने की कृपा करावें। धन्यवाद, धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौजूद परम पूज्य संत यहाँ के विधायक मोहन राम जी चौधरी साहब, पद्मश्री और हमारे ऊपर बड़े भाई की तरह आशीष रखने वाले हेमताराम जी भाई साहब, भोजराज जी भाई साहब, जिन्होंने यहाँ एक अच्छे अल्पाहार की व्यवस्था भी हम सब के लिए की है। योग दिवस पर जिस प्रकार से आज महेंद्र जी भाई साहब ने एक परम आनंद की अनुभूति करवाई है और आज सभी के जीवन में योग का कितना महत्व है ये हमें बताया है। आज योग की आवश्यकता हर व्यक्ति के जीवन में है। तनाव चारों ओर दिखाई पड़ता है और उससे मुक्ति कहीं दिखती नहीं है, और योग ही उसका एक ऐसा साधन है जिससे हम हर पीड़ा से मुक्ति पा सकते हैं, तनाव से मुक्त रह सकते हैं, रोगों से निदान पा सकते हैं। ये जो एक परम आनंद की अनुभूति आज यहाँ इस योग के कार्यक्रम में हमें हुई है, और आज यहाँ पर जो तमाम शहर के लोग, नागौर शहर के प्यारे लोग और गणमान्य लोग जो यहाँ मौजूद हैं, इन सबका मैं राजस्थान पत्रिका की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो इस कार्यक्रम में सहयोग रहा है, इसके लिए भी मैं पुनः राजस्थान पत्रिका की ओर से आप लोगों का मेरी ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और नेहरू युवा केंद्र, मारवाड़ी युवा मंच, पतंजलि जो आज विश्व भर में ये जो अभियान है इसको विश्व भर में आज चलाए हुए है, और आरोग्य केंद्र का भी मैं जो है अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है, दूसरा भी साथ दे तो और बात है। आप सबका साथ इसी तरह बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरा निवेदन रहेगा अतिथियों से एक ग्रुप फोटो